हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल ए प्लस आई एस अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमारी जो क्लास होने जा रही है वो करंट क्लास है। इससे पहले भी हमारी क्लास हो चुकी है। आईएएस मेंस की क्लास हमने स्टार्ट कर ली है, तो आज भी आईएएस मेंस की ही क्लास होगी। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है संगठन की। आज पांचवी क्लास है। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हम स्टार्ट कर चुके हैं और उसकी आज पांचवी क्लास होने जा रही है। ठीक है, यानी हम आईएएस मेंस में पेपर फर्स्ट, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर फर्स्ट है, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। आईएएस मेंस में दो पेपर होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, 250 नंबर के। तो हम पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है संगठन। ठीक है, संगठन की आज हमारी पांचवी क्लास होने जा रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आज हम संगठन के आधार के बारे में स्टडी करेंगे और हमारी क्लास पॉइंट टू पॉइंट होगी। हम बिल्कुल बिंदुवार चर्चा करेंगे। हर बिंदु को मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए आप वीडियो को शुरू से एंड तक बहुत अच्छी तरह से देखें, पूरी ईमानदारी और लगन से देखें और उसके बाद में अपनी प्रिपरेशन करें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं संगठन की आज पांचवी क्लास, संगठन 5। देखिए फ्रेंड्स, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो संगठन का आगे का पार्ट है। संगठन के आधार, यानी संगठन का कोई कोई आधार होना चाहिए, बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, तो संगठन के आधार कौन कौन से, आधार क्या क्या होते हैं, आधार कैसे संगठन में इसका उपयोग है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है आपका वो है संगठनीय उद्देश्य की प्राप्ति और कार्यकुशलता के लिए यह आवश्यक है कि संगठन का निर्माण किसी आधार पर किया जाए। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या बताएगी, हम संगठन बनाते हैं, योजनाबद्ध तरीके से कोई काम करते हैं, तो संगठन का कोई कोई उद्देश्य जरूर होता है। उस उद्देश्य को प्राप्ति के लिए उस संगठन का कोई न कोई आधार जरूर होता है। उसका ये आवश्यक है, कंपल्सरी है कि संगठन के निर्माण के लिए कोई कोई आधार होना कंपल्सरी है। ठीक है, इसमें यही बात बताई है, कोई कोई आधार जरूर होना चाहिए। जो संगठन के ऊपर जिन्होंने चर्चा की है, बहुत से विद्वानों ने इसके ऊपर चर्चा की है, तो विद्वानों ने संगठन के गठन के आधारों को खोजने का प्रयास किया। जो संगठन का गठन है, संगठन का गठन कैसे किया जाए, उसके जो आधार है उसको ऊपर रिसर्च करके उसको खोजने का प्रयास किया गया है कि हम संगठन के आधारों के ऊपर रिसर्च करके उसके गठन के आधारों को हम खोजें, फिर उसके बाद में उसका संगठन में उपयोग करें। ठीक है, नेक्स्ट यूनानी विद्वान है अरस्तु। अरस्तु एक प्रख्यात विद्वान है, यूनानी विद्वान है। ठीक है, अरस्तु ने संगठन के दो आधार बताए। अरस्तु ने मेनली संगठन के दो आधार बताए। वो दो आधार कौन कौन से, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला है मनुष्य की स्ट्रक्चर के आधार पर, मनुष्य की स्ट्रक्चर के आधार पर संगठन में इसका कैसे क्या उपयोग है। सबसे पहला आधार तो उसने अरस्तु ने ये बताया। ठीक है, नंबर 2, सेवा या उद्देश्य के अनुसार कार्य का विभाजन। जो हमारी सेवा है या जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य को आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, उसके अनुसार कार्य का विभाजन होना चाहिए। ये दो मेनली आधार अरस्तु ने बताए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आधार अरस्तु ने बताए हैं, यूनानी विद्वान। ठीक है, नेक्स्ट आगे का पॉइंट है सरकारी तंत्र संबंधी ब्रिटेन की हॉल्डेन समिति। हॉल्डेन समिति एक ब्रिटेन की सरकारी तंत्र संबंधी, जो सरकार का जो तंत्र चलता है उस संबंधी ब्रिटेन की एक हॉल्डेन समिति 1918-1919 में इस समिति का निर्माण किया गया। उसकी सिफारिशों के अनुसार विभागों का गठन दो आधारों पर किया जाना चाहिए। यानी हॉल्डेन समिति के आधार पर जो विभागों का गठन है वो मेनली दो आधारों पर किया जाना चाहिए। वो दो आधार कौन कौन से, उसके बारे में आगे आप चर्चा करने वाला हो। उन दोनों आधारों को आपको अच्छी तरह से बताऊंगा, उनको आपको याद रखना है। ठीक है, हॉल्डेन समिति के बारे में पढ़ लेते हैं। हॉल्डेन समिति के जो दो आधार बताए गए हैं मेनली, वो है सबसे पहले सेवित व्यक्ति। सेवित व्यक्ति यानी जो प्रोसेस जो चल रहा है या जो भी सर्विस चल रही है उसमें सेवित व्यक्ति, जो अपनी योगदान देने वाला व्यक्ति। नंबर 2 है, दूसरा आधार है की जाने वाली सेवाएं, यानी उसमें कौन कौन सी सेवाएं आप कर रहे हैं उसके बारे में हम चर्चा, उसके बारे में बताया गया है। ये दो मेनली आधार बताए। ठीक है, अगला पॉइंट है विभिन्न संगठनों के अध्ययन से संगठन के 4 विभिन्न आधार प्रकट कर हैं। यानी संगठन का हम अभी तक जो रिसर्च पाया गया है, विभिन्न संगठनों के अध्ययन से संगठन के 4 विभिन्न आधार प्रकट होते हैं। संगठन के मेनली 4 विभिन्न आधार प्रकट होते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है कार्य का प्रयोजन। जो आप काम स्टार्ट कर रहे हैं उसका प्रयोजन क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। नंबर 2 आपकी प्रक्रिया, उसका प्रोसेस क्या है।
नंबर थर्ड है उसमें कौन कौन से व्यक्ति काम करते हैं, पर्सन है, क्लाइंटेल है, उसका क्षेत्र एरिया क्या है, प्लेस क्या है। ये चार मेनली आधार है कार्य का प्रयोजन, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस। लूथर गुलिक जो लोक प्रशासन का जनक है, उन्होंने संगठन के ये चार आधार बताए। लूथर गुलिक ने भी संगठन के मेनली चार आधार ही बताए हैं। इन्हें 4 P's कहा जाता है। ये उपरोक्त जो है ना, इनको 4 P क्यों कहा जाता है? देखिए 4 P's इसलिए कहते हैं क्योंकि अंग्रेजी का जो वर्ड है P से इनकी स्पेलिंग स्टार्ट होती है। पर्पस प्रयोजन, ठीक है, प्रोसेस प्रक्रिया, पर्सन व्यक्ति, प्लेस क्षेत्र, इसलिए इन्हें 4 P's कहा गया है। और संगठन के इन चारों आधारों को अपन आगे चार्ट से स्पष्ट किया गया है। चार्ट से और अच्छी तरह से समझेंगे। इन जो संगठन के जो चार आधार बताए गए हैं उनको चार्ट के द्वारा बताया गया। चार्ट के द्वारा और हम अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। तो मैं आगे चार्ट के द्वारा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। आपको ये जो संगठन के 4 P सिद्धांत है चार्ट के द्वारा अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। संगठन के जो आधार हैं उनको एक चार्ट के द्वारा समझते हैं। चार्ट के द्वारा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो संगठन के आधार है उसको मेनली 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जो मैंने आपको पहले बताया 4 PS इसे नाम दिया गया, ठीक है। तो 4 PS में सबसे पहला जो है वो आपका प्रयोजन, इंग्लिश में इसको कहते हैं पर्पस। सेकंड है आपका प्रक्रिया, इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रोसेस। थर्ड है आपका व्यक्ति, इंग्लिश में इसे कहते हैं पर्सन। और फोर्थ है आपका प्लेस, इंग्लिश में इसे कहते हैं प्लेस, ठीक है। तो ये जो चार आधार है प्रयोजन, प्रक्रिया, व्यक्ति और क्षेत्र, इसको एक चार्ट के द्वारा बताया गया। 4 PS इसलिए क्यों कहा गया है क्योंकि इसकी जो स्पेलिंग है इंग्लिश के P से स्टार्ट होती है। जो कैपिटल वर्ड है P से स्टार्ट होती है, इसलिए पर्पस, प्रोसेस और पर्सन और प्लेस, इसलिए इसको 4 P's नाम दिया गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। संगठन के उपयोग प्रत्येक आधार का संक्षिप्त विवरण निम्न है। ये जो संगठन के उपयोग आधार जो मैंने आपको बताए हैं इनका संक्षिप्त विवरण हम पढ़ेंगे 1 by 1, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो सबसे पहला जो है आपका है प्रयोजन। प्रयोजन का इंग्लिश में कहते हैं पर्पस। अब देखिए प्रयोजन के आधार पर संगठन का निर्माण किया जाता है। प्रयोजन मेन बात है। प्रयोजन यानी पर्पस, आपका उद्देश्य क्या है, इस आधार पर ही संगठन का निर्माण किया जाता है। ये बात को याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि संगठन का निर्माण किस आधार पर किया जाता है, पर्पस के आधार पर किया जाता है, प्रयोजन के आधार पर निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है प्रयोजन से तात्पर्य उस अंतिम लक्ष्य या उद्देश्य से है जिसे प्राप्त करने के लिए संगठन का निर्माण किया जाता है। देखिए प्रयोजन से आप कह सकते हैं वो अंतिम लक्ष्य संगठन के अंदर जिसे हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, या वो अंतिम उद्देश्य जिसे प्राप्त करने के लिए संगठन का निर्माण किया जाता है। यानी कोई भी अंतिम लक्ष्य है, कोई भी अंतिम टारगेट है जिसको प्राप्त करने के लिए संगठन का निर्माण किया जाता है, ये प्रयोजन से तात्पर्य है। प्रयोजन का मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रयोजन का मीनिंग क्या होता है। अब हम आगे वो इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। कि इसमें जो बताया गया है, ये बताया गया है कि वर्तमान में जो विभिन्न देशों की सरकारें हैं, प्रेजेंट टाइम में जो विभिन्न देशों की गवर्नमेंट है, शिक्षा, यातायात, प्रतिरक्षा आदि विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न संगठनों का निर्माण इसी आधार पर करती है। ये जो प्रयोजन का जो उपरोक्त आधार मैंने बताया आपको, इसी आधार पर वर्तमान में विभिन्न देशों की जो गवर्नमेंट है, सबसे पहला पॉइंट है शिक्षा, यातायात और थर्ड है प्रतिरक्षा। इनकी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न जो संगठनों का निर्माण है वो इसी आधार पर किया जाता है। यानी प्रयोजन के आधार पर ही इन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इनका निर्माण किया जाता है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आगे होगी। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं इसके गुण क्या क्या है, इसमें कौन कौन से गुण है, मेरिट्स कौन कौन से हैं। वॉलेस है जो लोक प्रशासन के प्रख्यात विद्वान हुए हैं। वॉलेस एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है, प्रख्यात विद्वान है। उन्होंने प्रयोजन के आधार पर गठित संगठन के निम्न गुण बताए हैं। प्रयोजन के आधार पर जो गठित संगठन है उसके कौन कौन से गुण होते हैं वो इस वॉलेस ने बताए हैं। उन गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला गुण है इसमें कार्यकुशलता में वृद्धि। जो सबसे पहली बात आती है वो है कार्यकुशलता में वृद्धि। अब देखिए कार्यकुशलता में वृद्धि, इसको समझते हैं अपन। एक प्रयोजन की प्राप्ति में, प्रयोजन यानी कोई भी एक उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति में सहायक सभी व्यक्तियों के एक ही संगठन में एक ही अध्यक्ष के नेतृत्व में मिलजुल कर कार्य करने से संगठन की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। इसमें उन्होंने क्या बताया, इसको आप समझिए कि कोई भी उद्देश्य है या कोई भी लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए जो सभी व्यक्तियों का एक ही संगठन में, सभी व्यक्तियों का सबसे पहली बात तो एक ही संगठन होना चाहिए और एक ही अध्यक्ष होना चाहिए। उनके नेतृत्व में मिलजुल कर काम करने से कार्यकुशलता में वृद्धि होती है।
उन्होंने ये बात कहा, यानी एक ही संगठन और एक ही अध्यक्ष उनके लीडरशिप में काम करने से कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है दोहरेपन का निवारण। दोहरेपन का निवारण, इसको आप समझिए, इसमें क्या बताया गया है? दोहरेपन के निवारण में इसमें क्या बताया गया है? एक प्रयोजन से रिलेटेड यानी एक उद्देश्य से रिलेटेड सभी कार्य एक ही संगठन द्वारा किए जाने के कारण कार्य का दोहराव नहीं होता है। देखिए, कोई भी एक उद्देश्य है, एक उद्देश्य से रिलेटेड सभी कार्य एक ही संगठन द्वारा किए जाने से कार्य का दोहराव नहीं होता, यानी एक ही संगठन द्वारा कोई काम किया जा रहा है तो कार्य का दोहराव नहीं होता, यानी कार्य का रिविजन नहीं होता, वो कार्य रिवाइज में नहीं आता है। ये उसके गुण है। ठीक है, हम गुणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो दो गुणों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट गुण हम आगे देखते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा कि आगे कौन कौन से गुण है इसमें। ठीक है, संगठन के जो मैंने चार आपको आधार बताए हैं, पर्पस के क्या गुण हैं, दो गुण मैं आपको बता चुका हूं, तीसरे गुण के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। थर्ड जो गुण है वो है निश्चित उत्तरदायित्व, यानी निश्चित उत्तरदायित्व का मीनिंग आप कैसे क्या समझते हैं, इसको देखते हैं प्रयोजन के आधार पर। तो प्रयोजन की प्राप्ति के लिए गठित संगठन का उत्तरदायित्व निश्चित होता है। देखिए, प्रयोजन की प्राप्ति, प्रयोजन यानी कोई भी उद्देश्य है, संगठन का कोई भी उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति के लिए गठित संगठन का उत्तरदायित्व निश्चित होता है। प्रयोजन की प्राप्ति के लिए संगठन का उत्तरदायित्व बिल्कुल फिक्स होता है कि इस उद्देश्य को हमें प्राप्त करना है, ये संगठन का फिक्स उद्देश्य है, इसको हमें प्राप्त करना है, इसका उत्तरदायित्व फिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नागरिकों की सुविधा। अब नागरिकों को क्या सुविधा है, इसके बारे में चर्चा करते हैं प्रयोजन के आधार पर। इसमें क्या बताया गया है? प्रयोजन के आधार पर गठित विभागों के कारण नागरिकों को अपने कार्य को करवाने में आसानी रहती है। देखिए, कोई भी उद्देश्य है, उद्देश्य के आधार पर गठित जो विभाग है, नागरिकों को अपने कार्य को करवाने में सुविधा रहती है। ठीक है, उद्देश्य के आधार पर कोई भी विभाग है, विभाग अपना काम करता है, तो विभाग में कोई भी काम करवाने के लिए नागरिकों को सुविधा रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है वह सरलता से अपने कार्य के प्रकार के आधार पर समझ लेते हैं कि उन्हें किस विभाग में जाना है। देखिए, उपरोक्त प्रोसेस से वे सरलता से अपना आप को समझ लेते हैं कि उन्हें किस विभाग में जाना है, किस विभाग में अपना काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब ये जो प्रयोजन हमने चर्चा की है उसके गुण तो हमने देख लिए, अब उसके क्या क्या दोष है, दोषों के बारे में हम चर्चा करते हैं, क्योंकि हर पहलू के गुण और दोष दोनों होते हैं, क्या मेरिट्स है क्या डिमेरिट्स है। अब हम उसके डिमेरिट्स के बारे में चर्चा करने वाले कि उनके डिमेरिट्स कौन कौन से, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक डिमेरिट्स के बारे में आपको यहाँ बताऊंगा। आपको अच्छी तरह से समझना है, उसके बाद में अपनी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि ये संगठन ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा टॉपिक है कि संगठन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी काम को योजनाबद्ध तरीके से करना, वही संगठन क्या होता है। उसके बारे में हम डिटेल चर्चा हम यहाँ आज कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। ठीक है, संगठन का जो सबसे पहला आधार है प्रयोजन, पर्पस, उसके क्या क्या दोष है, दोषों के बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। तो उसके जो सबसे पहला दोष है वो है आपका विभागीकरण की प्रवृत्ति। विभागीकरण की प्रवृत्ति इसके नाम से स्पष्ट है, आप समझ सकते हैं, विभागीकरण यानी विभागों का बंटवारा, विभागीकरण की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अब देखिए, इसमें क्या बताया गया है, संगठन के सदस्य एक ही विभाग में कार्य करने के कारण विभागीकरण की प्रवृत्ति के शिकार हो जाते हैं। यानी जो संगठन है उसके सदस्य एक ही विभाग में काम करते हैं तो विभागीकरण की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, विभागीकरण के शिकार हो जाते हैं। जो व्यक्ति उसमें काम करते हैं वो विभागीकरण के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि विभागों का बंटवारा हो जाता है एक ही विभाग में काम करने से। ठीक है, नेक्स्ट आगे इसमें ये बताया गया, इसी को पढ़ते हैं, वे केवल संगठन से रिलेटेड बातों पर ध्यान देते हैं। इस विभाग में काम करने वाले विभागीकरण की प्रवृत्ति में क्या होता है, वो संगठन से रिलेटेड बातों पर ही ध्यान देते हैं, ये उसका सबसे इंपॉर्टेंट दोष है। आगे ये बताया गया है कि संगठन के बाहर की बातें नहीं सोच पाते, सिर्फ संगठन के बारे में सोच पाते हैं, संगठन के बाहर की बातें वो सोच नहीं पाते हैं इसमें रहकर। ठीक है, इसलिए वो विभागीकरण की प्रवृत्ति के शिकार हो जाते हैं। दूसरा इसका दोष है कार्यों की उपेक्षा। देखिए, उसमें इस संगठन में काम करने से, पर्पस के उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं तो कार्यों की उपेक्षा हो जाती है, हर कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाते। तो इसमें कार्यों की उपेक्षा में आगे और क्या समझाया गया है कि व्यापक प्रयोजनों की प्राप्ति के लिए, जो भी व्यापक प्रयोजन है यानी जो भी व्यापक उद्देश्य हैं उसकी प्राप्ति के लिए गठित विभाग में छोटे छोटे कार्यों की उपेक्षा कर दी जाती है। यानी किसी विभाग में आप काम कर रहे हैं तो हर छोटे छोटे काम में आप ध्यान नहीं दे पाते, छोटे छोटे कार्यों की उपेक्षा कर दी जाती है, हर कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाते। नंबर 3 है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति यानी रिपीट होना, एक के बाद एक का रिपीट हो जाना। तो इसमें क्या बताया गया है, पुनरावृत्ति में क्या बताया गया, इसमें विभिन्न संगठनों के कार्यों में दोहरापन आ जाता है।
यानी हर काम को बार बार करने की प्रवृत्ति इसमें बढ़ जाती है। किसी भी काम को दोबारा इसमें करने का काम हो जाता है, यानी दोहरापन की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, पुनरावृत्ति यानी रिपीट हो जाता है। ठीक है, जैसे इसको उदाहरण के तौर पर समझिए, सार्वजनिक निर्माण विभाग है, जो पीडब्ल्यूडी विभाग है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, अपने भवनों का निर्माण करवाता है। दूसरा, रेलवे विभाग भी अपने स्तर पर अपने भवनों का निर्माण करवाता है। तो इसमें दोहरापन आ जाता है, कोई काम दो बार हो जाता है, पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अब देखिए आगे और कौन-कौन से दोष है, उनकी चर्चा हम आगे करते हैं। ठीक है, जो विभागीकरण की प्रवृत्ति मैंने आपको बताई थी, विभागीकरण के इस आधार की जो संस्तुति है ब्रिटेन की हॉल्डन समिति, पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं कि ब्रिटेन की हॉल्डन समिति क्या है। ब्रिटेन की हॉल्डन समिति है सरकारी तंत्र को काम में, सरकारी तंत्र को रेगुलेट करने के लिए जो समिति बनाई गई थी वो ब्रिटेन की हॉल्डन समिति थी। ठीक है, जो ब्रिटेन की हॉल्डन कमेटी है 1918 से 1919 में उसका निर्माण हुआ था। अमेरिका का जो प्रथम भूगोल आयोग है उसका निर्माण 1949 से 50 के बीच में हुआ था, और भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था 1966 से 70 के बीच में द्वारा की गई है। देखिए, विभागीकरण की जो प्रवृत्ति है उसके उपलक्ष्य में ये दो तीन एग्जाम्पल आपको बताए गए हैं। सबसे पहले तो है ब्रिटेन की हॉल्डन कमेटी, ठीक है, जिसका निर्माण हुआ था 1918 से 1919 के बीच में। फिर है अमेरिका का प्रथम भूगोल आयोग, ठीक है, उसकी स्थापना हुई थी 1949 से 50 के बीच में। और थर्ड है आपका भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1966 से 70 के बीच में। विभागीकरण की प्रवृत्ति के उपलक्ष्य में ये दो तीन एग्जाम्पल आपको बताया गया। अब इस पर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये समझना कि विभागीकरण की प्रवृत्ति में ये दो तीन एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ठीक है, अब है आपका प्रयोजन तो कंप्लीट हो गया, जो संगठन का जो चार आधार है उसमें आपका प्रयोजन आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है आपका प्रक्रिया, सेकंड जो आपका संगठन का आधार है प्रक्रिया, जिसको कहते हैं प्रोसेस। इसमें अब देखिए प्रोसेस से समझते हैं, प्रोसेस से क्या तात्पर्य है। प्रोसेस से आप समझ सकते हैं, प्रोसेस का मतलब कोई भी प्रक्रिया, संगठन में कोई भी काम हो रहा है उसकी प्रक्रिया कैसे चल रही है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, प्रक्रिया से अभिप्राय तकनीकी व्यवसाय या किसी विशेष कार्य की निपुणता से होता है। प्रक्रिया का मतलब किसी प्रक्रिया में टेक्निकल रूप से आप कैसे उसको उपयोग में कर रहे हैं, टेक्निकल प्रोफेशन को कैसे अपना रहे हैं, या किसी विशेष कार्य में निपुणता, किसी विशेष कार्य में आप कैसे कुशल हैं, उसके बारे में प्रोसेसों को आप समझ सकते हैं, प्रक्रिया को समझ सकते हैं। इसमें आगे ये बताया गया है कि जब संगठन का गठन प्रक्रिया के आधार पर किया जाता है तो उन सभी लोगों को जो एक ही प्रक्रिया काम में लेते हैं। देखिए, जब प्रक्रिया के आधार पर कोई भी संगठन का निर्माण किया जाता है तो सभी लोग एक ही प्रोसेस को काम में लेते हैं, एक ही प्रोसेस के रूल्स के अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं। जो प्रोसेस उन्हें बता दिया गया है उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो चलते हैं और उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो अपना काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे, एक ही संगठन के अंतर्गत लाया जाता है, यानी एक ही संगठन के अंतर्गत लाया जाता है। संगठन दो नहीं होते हैं, एक ही संगठन, यानी योजनाबद्ध तरीके से जो आप काम करते हैं उस संगठन में एक ही काम को किया जाता है, एक ही प्रक्रिया को अपनाया जाता है। एग्जाम्पल जैसे चिकित्सा विभाग है, लेखा विभाग है, या कानूनी परामर्श आदि। चिकित्सा विभाग में जैसे कोई भी एक प्रक्रिया आपको बता दी गई तो उसी प्रक्रिया के अंतर्गत चिकित्सा विभाग चलता है। लेखा विभाग जो अकाउंट्स विभाग वो भी उसी प्रक्रिया का अकॉर्डिंग चलता है। ये कानूनी परामर्श कानूनी विभाग है, कानूनी परामर्श को दिया जाता है तो वो भी उसी प्रक्रिया के अंतर्गत रोटेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पर आगे चर्चा करते हैं कि जो इस प्रकार के विभागों में विशेषज्ञ कर्मचारी रखे जाते हैं। ये जो उपरोक्त विभागों की जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे प्रोसेस के अंदर, संगठन के अंदर इस प्रकार के विभागों में विशेषज्ञ कर्मचारी रखे जाते हैं, यानी जो उस स्पेशलिस्ट विभाग का स्पेशलिस्ट होता है, किसी पर्टिकुलर विभाग का स्पेशलिस्ट होता है उसको रखा जाता है, विशेषज्ञ कर्मचारी को रखा जाता है, ताकि कोई भी काम बहुत अच्छी तरीके से हो, सही तरीके से हो, क्योंकि स्पेशलिस्ट लोग उसके अच्छी तरह से जानकार होते हैं और उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर संगठित विभागों के उदाहरण हैं। तो इस आधार पर जो संगठित विभागों के उदाहरण है वो कौन कौन से, जैसे कानून विभाग है आपका नंबर फर्स्ट है, दूसरा है परमाणु ऊर्जा विभाग। ये कुछ आपको एग्जाम्पल है जिनके आपको नाम याद रखते हैं संगठित विभागों के आधार पर, जिनमें कामकाज बहुत संगठित तरीके से होता है, वहां जो सदस्य काम करते हैं वो संगठित तरीके से रहकर अपने कामकाज को करते हैं। अब देखिए, जो प्रोसेस है सेकंड संगठन का आधार, उसके क्या क्या गुण है, मेरिट्स, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। प्रक्रिया के आधार पर गठित विभागों में निम्न गुण पाए जाते हैं। देखिए इनके क्या क्या गुण है, उन गुणों के बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं। सबसे पहला गुण है प्रक्रिया का, वो है विशेषीकरण तथा दक्षता में वृद्धि। देखिए इसको समझिए, विशेषीकरण तथा दक्षता में वृद्धि का मतलब कोई भी स्पेशल प्रयोजन है, स्पेशल काम को वो करते हैं। प्रोसेस यानी एक ही प्रोसेस को वो अपनाते हैं,
उसमें कोई विशेष काम उसको करते हैं, विशेषीकरण तथा दक्षता में वृद्धि, यानी उनकी जो कैपेबिलिटी है उसमें उनकी वृद्धि होती है कर्मचारियों की, जो उसमें काम करते हैं, जो उसमें लोग काम करते हैं संगठन में रहकर जो प्रोसेस को अपनाते हैं ना, उसमें विशेषीकरण की वृद्धि बढ़ती है तथा दक्षता में वृद्धि होती है। सेकेंड है मितव्ययी होना। अब देखिए किसी भी संगठन है, कोई भी संगठन बन गया, उसमें जो प्रोसेस आपको बता देंगे इस प्रोसेस के अंडर अकॉर्डिंग ये काम होना चाहिए, लेकिन वो काम मितव्ययी होना चाहिए। जो भी उसके अकॉर्डिंग हम प्लान बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्लान के अकॉर्डिंग जो भी बजट बनता है, उस बजट में मितव्ययता बरतनी चाहिए। उस बजट के बाहर हमें नहीं निकलना है, जो उसका दायरा है उसके बाहर ही निकलना चाहिए। बजट जो बना दिया है उसके अकॉर्डिंग ही हमें काम करना है, उस बजट के दायरे में रहकर हमें काम करना है, मितव्ययी होना है। ठीक है। कर्मचारियों में एकरूपता और समन्वय होता है। एकरूपता और समन्वय जितना अच्छा होगा वो काम उतना ही अच्छी तरीके से होगा संगठन में, कोई भी काम। एकरूपता यानी समानता होनी चाहिए और समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, एक दूसरे को समझते हुए काम हमें करना है। और उन्नति के अधिक अवसर होते हैं। चौथा उसका सबसे इंपॉर्टेंट गुण है, उन्नति के अधिक अवसर हमें मिलते हैं। देखिए प्रोसेस को भी यह एक प्रोसेस में बता दिया, उस प्रोसेस के अंतर्गत हम काम करते हैं तो हमारी निरंतर प्रोग्रेस होती रहती है, उन्नति के अधिक अवसर हमें मिलते हैं, उन्नति के अधिक अवसर हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है। देखिए आज की जो हमारी क्लास हुई है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हुई है, संगठन की 5वीं क्लास हुई है। उसमें आज हमने संगठन के आधारों के बारे में चर्चा की है। मेनली मैंने जो आपके 4 आधार आपको बताए हैं उनको चार्ट के द्वारा मैंने आपको समझाया है। 4 P's नाम उन्हें दिया गया है, प्लानिंग, प्रोसेस, पर्पस, ये जो भी है या प्लेस है, ये इनके बारे में हमने चर्चा की है। इनके क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या दोष होते हैं, क्या इनकी परिभाषा होती है, इनके बारे में हमने आज डिटेल डिस्कशन किया है। ठीक है। मुझे आशा है कि वीडियो को आपने शुरू से एंड तक अच्छी तरह से देखा होगा, समझा होगा। और देखिए इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। या आपको कोई क्वेश्चन है इस क्लास से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। एक बात याद रखें, जिस रोज पे हम IAS मेंस के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो हमें बहुत ही सूझबूझ और सही तरीके से स्टडी करनी है। हमें लिखते हुए एक निश्चित टाइम पीरियड में उस क्वेश्चन का आंसर देना होता है, इसलिए आप लिखते हुए प्रैक्टिस करें और अच्छी तरह से प्रिपरेशन करें। आज के इस क्लास को मैं यही समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्लास नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।